हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि पहले के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स का क्या महत्व है, करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और करंट्स के लिए हमें किन किन मटेरियल को पढ़ना चाहिए ताकि हमारे करंट्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, उसमें मैंने आपको न्यूज़पेपर भी बताए थे, उसमें मैंने आपको मैगजीन भी बताई थी या डेली की करंट अफेयर के लिए भी मटेरियल बताए थे। उसमें एक मैगजीन मैंने मंथली मैगजीन के रूप में आपको विजन आईएएस द्वारा हर मंथ के बाद उसके जो मंथ में जो भी करंट की घटनाएं, महत्वपूर्ण करंट की घटनाएं हुई है, उन सबको एक कंसोलिडेटेड करके उसको मंथली मैगजीन के रूप में इशू किया जाता है। दोस्तों, ये मैगजीन काफ़ी आपकी जो भी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आपके करंट्स के कई डाउट्स को ये क्लियर कर सकती है। और करंट ही नहीं, ये केवल दोस्तों ये करंट नहीं, इसमें ध्यान रखना, आप अगर देखोगे तो इसमें करंट नहीं बल्कि स्टैटिक्स या बेसिक ज़्यादा होता है। और मैंने आपको बताया कि करंट कुछ ज़्यादा नहीं होता बल्कि पूरा बेसिक ही होता है, पूरा कॉन्सेप्ट भी होता है। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है तो करंट में अगर किसी टॉपिक का कोई इंसिडेंट घटित हुआ है तो उसके कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि करंट आपको बताएगा कि ये टॉपिक आया है, अब आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। और यदि करंट में उसका कोई न्यू डेवलपमेंट हुआ है तो उसको हमें लिख लेना है, बस ये चीज़ है। और विजन की इस मैगजीन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से इस मैगजीन में से आपको नोट्स बनाने चाहिए। दोस्तों, ये बात तो सही है कि इस मैगजीन का डिस्कशन के लिए आपको बहुत सारे चैनलों पर वीडियो मिलेगी, आप वहाँ से देख के भी आपके नोट्स बना सकते थे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद अपने नोट्स बनाने में सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप किसी भी तरीके से बार बार मैगजीन के लिए नया नया वीडियो देखना, फिर वीडियो से सुनना, फिर उसको नोट डाउन करना। और मैं जैसे आपको मेरे नोट्स बता रहा हूँ कि भाई मेरे ये नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नोट्स मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में लिखे होंगे, मेरी समझ के अनुसार लिखे होंगे। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब नोट्स बनाता है, मैं आप नोट्स बनाऊंगा तो मैं नोट्स में उसी बिंदुओं को लिखूंगा जो मुझे नहीं आता। अब ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो आपको भी नहीं आ, ये हो सकता है कि जो चीज़ मुझे आती हो ज़रूरी नहीं कि आपको आए। इसलिए दोस्तों, हम दूसरे के नोट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें खुद के ही नोट्स बनाने चाहिए। और खुद के नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आपको खुद को सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि नोट्स किस तरीके से इस मैगजीन से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इस मैगजीन के जो भी टॉपिक है उनमें यदि कोई आपको डाउट हो जाए या आप उनको नहीं समझ पा रहे और उनमें नोट्स बनाने में आप सक्षम नहीं हैं, तो आप उनको, उन टॉपिकों को आप हमारे कमेंट, टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस टॉपिक को पुनः मैं एक आपको नया नोट्स बनवा के बता दूंगा कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको एक टॉपिक का किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। आपको उसको ध्यान में रखते हुए आपको खुद को सेल्फ नोट्स बनाने की तकनीक डेवलप करनी होगी। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट रास्ता देखते हैं कि कोई वीडियो मिल जाए और मैं नोट्स उसी से देख करके, उसकी पीडीएफ देख करके तुरंत अपने नोट्स बना लूँ। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के लिए यदि आप शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी। आपको पूरी अच्छे से मेहनत करनी होगी, आपको खुद की समझ के आधार पर अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए। आपको सिर्फ दूसरे से सीखना है कि किस तरीके से बनाना है, उसके बाद आपको अपने दिमाग से आपको नोट्स बनाना आपको खुद को बनाना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो मंथली मैगजीन आती है इसमें सभी सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस लिया जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस लिए जाएंगे, इसके अलावा जो इस महीने में डेवलप हुई इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें ली जाएगी, है ना, सिक्योरिटी GS3 में आता है वो, एनवायरमेंटल, ठीक है ना, और दोस्तों इसके अलावा सोशल इशू के मुद्दे। तो ये जो मैगजीन अगर आप पढ़ोगे तो ये हर GS के पार्ट के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस मैगजीन की अगर बात करें तो GS2 के लिए हो गई, पॉलिटी एंड गवर्नेंस GS2 में आता है, ये भी GS2 में आता है आपका IR, ये अगर किसी का ऑप्शनल PSIR है तो। इसके अलावा दोस्तों ये GS3 में प्लस प्री में तो सब टॉपिक आते ही हैं,
लेकिन इकोनॉमी के जीएस 3 में ये बहुत काम आएगी। आपको यहाँ से फैक्ट मिलेंगे, नए डेवलपमेंट मिलेंगे, नई योजनाएं मिलेंगी, इसलिए ये मैगजीन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा ये जीएस 3 में आपकी इंटरनल सिक्योरिटी आपका टॉपिक है सिलेबस में, वहाँ ये आपको मिलेगी। इसके अलावा ये जीएस 3 में आपको पता है एनवायरमेंटल, और इसके अलावा प्री में भी बहुत रोल निभाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ पीसीएस के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या यूपीएससी के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिलेगी। इसलिए दोस्तों ये मैगजीन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है और आप इसको अच्छे से अनुसृत कर सकते हो। मैगजीन दृष्टि की भी अच्छी है, आप उसमें से भी नोट्स बना सकते हो। मैं आपको आज इस मैगजीन में से एक टॉपिक लेके आपको नोट्स बनाने की कला है वो सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको उसमें समझ में आए और आप खुद नोट्स बनाने में सेल्फ डिपेंड बने, क्योंकि दूसरे के नोट्स को पढ़ के जब आप तैयारी करते हो तो आपको इनिशिएटिव नहीं ले सकते, मतलब आप इनोवेटिव आइडिया नहीं ला सकते। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। हाँ, दूसरे के नोट्सों से आप हेल्प लें, दूसरे के वीडियो को देखें, लेकिन आखिरकार आपको खुद के नोट्स ही बनाने चाहिए। खुद के नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि दूसरे के जस्ट कॉपी कर दे, खुद अपनी चीज़ें सोचो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरा बना रहा है उसकी सोच अलग है, उसकी समझदारी अलग है, उसके विचार अलग है, आपकी सोच उससे एकदम अलग होगी। इसलिए कोशिश है, जैसे सोशल इशू का ये GS 2 में हुआ आता है, ये GS 1 में हुआ आता है, और ये ऐसे में आएगा आपके लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यदि किसी का सोशलॉजी टॉपिक है, सोशलॉजी ऑप्शनल है, तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। ये साइंस टैग आ गई। और ये जो जितने भी टॉपिक दिए या आपके बेसिक है, बस नया डेवलपमेंट हुआ। यदि आपने बेसिक में पढ़ा है तो देखो ये GM आपका टॉपिक होता है, आपके ऑप्शनल में सिलेबस में टॉपिक है, वहाँ आप पढ़ सकते हो। आपने ये 5G है, ये बेसिक है, बस बेसिक की चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी है तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और अच्छे से अगर यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ मैं एक टॉपिक को ले रहा हूँ। देखो कल्चर वाला हो गया, नीति शास्त्र का भी एक केस स्टडी दे दी गई है, और ये करंट में छोटी मोटी चीज़ें योजनाएं जो रही वो, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहती है। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम हो तो इसके 15 से 20 15 एक पेजों में अच्छे से छोटे से नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक टॉपिक को, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों ये पॉलिटी का ये टॉपिक है, जैसे दोस्तों इसमें पॉलिटी का टॉपिक है, और पहला टॉपिक क्या है, ये करंट में घटना। देखो पॉलिटी और गवर्नेंस यहाँ GS से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा टॉपिक आए तो सोचना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कहाँ पर है। सबसे पहले सोचना चाहिए सिलेबस में कहाँ पर है, ठीक है ना, पहली बात आपको सोचना चाहिए। तो सिलेबस में आपके GS 2 में है। यदि आपकी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो आपके PSIR के पेपर फर्स्ट में है, ठीक है ना, ये टॉपिक, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो ये सोचो कि मेरे सिलेबस में कहाँ पर काम आने वाला है। तो आपको, क्योंकि मैं या आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस टॉपिक से मिलने वाली किसी सूचना से मैं एग्जाम में उसको अच्छे से यूज करूं और अच्छे नंबर प्राप्त करके मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊं, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका यूज देखो कि उसका यूज कहाँ पर। तो उसके बाद करंट का जब आप देखो तो न्यू इंसिडेंट क्या हुआ है, मतलब आखिरकार एक करंट में क्यों है। जैसे अगर टॉपिक देख लिया, टॉपिक है हमारा क्या, 7th अनुसूची में सुधार। तो सबसे पहले 7th अनुसूची की बात हुई है, तो आखिरकार सबसे पहले सुधार का मतलब करंट में इसलिए रहा है कि रिफॉर्म की बात की है हमें, कि हमें 7वीं अनुसूची में सुधार करना है। ये एक करंट की बात रही है। करंट में सिर्फ इतनी सी घटना हुई है कि हाल ही में विशेषज्ञों ने बोला है कि हमें 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये बात बोली है। अब इसके अलावा इसमें सारा एकदम आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट है, अब इसमें कहीं भी आपकी करंट नहीं है, आपका सिर्फ सारा बेसिक और कॉन्सेप्ट है। इसलिए दोस्तों करंट कोई नई चीज़ नहीं, करंट ने ये पॉइंट हाईलाइटेड कर दिया कि 7वीं अनुसूची को लेकर के अभी कुछ बातें हो रही है और इसी को लेकर के यूपीएससी प्री या मेंस में क्वेश्चन पिक कर सकती है, और वो खुद भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पिक कर सकती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आपको लगता है कि 7वीं अनुसूची के पुनर्विचार करने का समय आ गया है।
इसके पक्ष में अपने तर्क दीजिए। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, तो ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन को खत्म कर सकता है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि क्या आपने पहले कभी 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा है? पहले कभी? इसलिए मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप किसी टॉपिक का करंट पढ़ो तो सबसे पहले उसका बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्टैटिक्स, ये वाला पार्ट आपको पहले से दोस्तों क्लियर कर लेना चाहिए, पहले से ही। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों सबसे पहले, अब ये करंट का एक मुद्दा इतना सा रहा, बस करंट की एक लाइन है कि भाई इसको परिवर्तित या रिफॉर्म करने की बात चल रही है, लेकिन आखिरकार हमें पहले पता तो होनी चाहिए। यदि आपने बेसिक में पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लें कई ऐसे टॉपिक आए जो आपके बेसिक नोट्सों में आपने नहीं पढ़े और वो टॉपिक फिर करंट में आ गया, तो फिर दोस्तों इस टॉपिक की पूरी जड़ तक पढ़ के उसको समाप्त करना है। तो अगर मान लें कोई बंदा जिसने एक टॉपिक कभी नहीं पढ़ा तो उसको क्या क्या चीज़ें इसमें नोट्स बनाने चाहिए। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो दोस्तों उसने ये चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी होगी, है ना, उसने ये चीज़ें भी पहले से पढ़ रखी होगी, उसने ये सारी चीज़ें। और अगर लगता है कि आपने पहले से भी पढ़ रखा है और कोई पॉइंट आपका इसमें से ऐसा है जो नया है, तो उसको पहले पढ़े हुए पॉइंट के पास जाकर के नोट डाउन करना है, एकदम अलग से नोट्स नहीं बनाना है। लेकिन यदि कोई बंदा जिसने ये टॉपिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा, उसके लिए टॉपिक पहली बार आया है, तो उसको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई है कि नोट्स किस तरीके। ऐसा नहीं है कि आपने पहले से इस टॉपिक की सारी चीज़ें बना रखी है फिर दोबारा आप इसके नोट्स बनाने लग रहे हैं, दोबारा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसलिए ये मैगजीन आपके लिए, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है तो 10 से 15 पेजों में आप इसको ख़त्म कर सकते हो और 2 से 3 या 4 से 5 घंटे में अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। लेकिन हाँ, शुरू में आपको टाइम लगेगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ टाइम आपको, ये बाद में आपके जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट जिसने बिल्कुल ही 7th शेड्यूल के बारे में बिल्कुल ही नहीं जाना है तो उसको किस तरीके से इसमें से फिर नोट्स बनाने। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि 7वीं अनुसूची क्या है। एक नोट्स तो इस पर होना है। इससे पहले टॉपिक डिसाइड कर लो क्या है, सबसे पहले करना चाहिए कि क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल लेनी है। तो 7वीं अनुसूची आपको पता है कि पहली बात तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है और उसमें एक अनुसूची 7वीं है। और 7वीं अनुसूची मुख्य रूप से संघ व राज्यों के बीच विषयों के विभाजन से है। किससे? विषयों के विभाजन से है। और विषयों का विभाजन किस में होता है? ये संघीय व्यवस्था में होता है। ये 7वीं अनुसूची मुख्य रूप से संघीय व्यवस्था में विषयों के विभाजन से है। और इसमें और अनुच्छेद की बात करें हम तो अनुच्छेद लिख लेंगे हम कि भाई ये तो 7वीं अनुसूची में, तो अनुसूची में बात बोली गई है। अब हम अनुच्छेदों की बात देखेंगे तो अनुच्छेदों में क्या क्या बात लिखी गई है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं ये कितनी सूचियों में विभाजित किए हैं, कितने सूचियों में। तो एक है, आपको पता है 7वीं अनुसूची की अगर बात करें पहले हम, तो 7वीं अनुसूची में 3 मुख्य रूप से विषय, मुख्य रूप से तो 3 विषय हैं, 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक है समवर्ती सूची, एक है राज्य सूची और एक अन्य मानते हैं हम अवशिष्ट सूची। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको ये समझना है कि देखो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में क्या क्या चीज़ें। तो समवर्ती इसमें लिखा हुआ है संघ सूची, ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि संघ सूची उन विषयों को शामिल करती है इसमें केवल संघ सरकार कानून बनाती, संसद। संघ सूची में वो विषय शामिल है जिनमें कौन कानून बनाती है? संसद कानून बनाती है। और दोस्तों इसमें आपको देखना है कि कितने विषय हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कि इसमें पहली बात तो कौन कौन से विषय आते हैं? जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। कौन से आते हैं? जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जिसमें एकता की बात की हुई होती है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता की बात होती है। किसकी? ऐसे विषय संघ सूची में शामिल किए जाते हैं। ये अनुसूची 7 बोलती है। तो अनुसूची 7 की इतने डिटेल आपको और पता होनी चाहिए। अब ये कौन कौन से विषय हो सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो रक्षा, एक आपको विदेश, ये हो गया। इसके अलावा इसमें टोटल विषय कितने हैं? टोटल विषय वर्तमान में कितने हैं? 100 है। कितने हैं? 100 है टोटल विषय। अब कई बार आपके मन में आता है कि
पहले कितने थे? तो मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय, जब मूल संविधान था, मूल संविधान आपसे अगर कोई पूछे क्या है, तो मूल संविधान वो जो बिना संशोधनों के था, जो बिना संशोधनों के जो संविधान था। और बिना संशोधन कब था? 26 जनवरी 1950 को, जब कोई भी संविधान संशोधन इसमें नहीं हुआ था। तो तब जो संविधान था उसे मूल संविधान बोलते हैं। और मूल संविधान में कितनी सूचियाँ थी? 97 विषय थे किसमें? संघ में। बाद में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 3 विषय और समावित किए गए थे। इसके अलावा दूसरी सूची अगर हम बात करें तो एक है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य विधानमंडलों के पास होती है। और राज्य सूची में कैसे विषय शामिल किए जाते हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ये मुद्दे इस सूची में शामिल नहीं किए जाते। और इनकी अगर संख्या बात करें तो वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले ये विषय कितने थे? 66 विषय। वर्तमान में कितने? 61। ये प्री में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में, इसलिए फैक्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना। और इन पर राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? इस पर संविधान मंडल कानून बना सकती है। लेकिन एक नई चीज अब आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं। दोस्तों वीडियो में आपको धैर्य रखें, क्योंकि मेरा टारगेट है कि किसी भी टॉपिक को उसकी जड़ तक समझा करके आपको बताना, ताकि दोस्तों जब भी आप तैयारी करें और विजन की ये मैगजीन को नोट्स बनाएं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें संसद भी राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है। नॉर्मली सामान्य स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती, परंतु कुछ आपराधिक विशेष परिस्थितियां हैं जिनपे संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब ये परिस्थितियां, इनके क्वेश्चन भी यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, किसी भी जीके में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आखिरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति तो राज्यों की, विधानमंडलों की है, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो परिस्थितियां कौन सी है? पहली, अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो। और राष्ट्रीय आपातकाल है, यहाँ पे अगर बेसिक में पढ़ा होगा अच्छे से, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितने में है ये आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 352। ये चीज़ें देखो, अब आपको क्या करना है कि लिंक करना है। दोस्तों ये चीज़ें, इतनी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी आपको, इसलिए मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ। अब जब आपने टॉपिक पढ़ाई है तो इसकी जड़ को खोद दो पूरी को, यानी कि इसको एकदम रूट लेवल पे तैयारी करो, ग्रॉस रूट लेवल से इसकी तैयारी होनी चाहिए। और तैयारी वही पर्याप्त मानी जाएगी जब जो टॉपिक आपने, जैसे 7th शेड्यूल यदि आपने पढ़ा है तो अब यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी का प्री, मेंस, इंटरव्यू, किसी भी तरह के स्टेज पर आने वाले इस पॉइंट से सवाल को आप उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए, वो होती है आपकी तैयारी। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम जब राज्य सूची की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः हमारे मन में ये रहती है कि राज्य सूची पर संसद ही, राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बनाती है। लेकिन दोस्तों ये हमेशा नहीं होता, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जब संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है तो भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ये आप जानती हैं, ये किस माता? अनुच्छेद 356 माता राष्ट्रपति शासन। तो यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो भी संसद उस जिस राज्य में लगा हुआ है उस राज्य के लिए, जिस राज्य, मान लें यूपी में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो संसद केवल यूपी राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी उस टाइम पे, ठीक है। और बाकी तो ये आप जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें देखी गई है। मैंने अपने पॉलिटी के नोट्स भी शेयर किए हैं, वहाँ भी आपको ये चीज़ें मैंने बताई है। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करके मेरे पॉलिटी के नोट्सों को देख सकते हैं। वहाँ ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक वाले टॉपिक में मैंने पहले से ही बता रखी। इसके अलावा तीसरी परिस्थिति कौन सी है? तो एक तीसरी परिस्थिति है कि जब विदेशी संधि या समझौते लागू करने हो तो
अगर मान लें हम कोई हमारे देश ने कोई ऐसी संधि की है जिसको लागू करना है, और यदि उसको लागू करते टाइम कोई ऐसा विषय हमारे बीच में आ गया जो राज्य सूची के विषय पर जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ठीक है। इसके अलावा चौथी परिस्थिति कौन सी होगी कि जब अनुच्छेद 249 हमारा संविधान का यह कहता है, ये भी एक अनुच्छेद शायद 252 या 250 है, तुम आप एक बार कंफर्म कर देना जो मैं बोल रहा हूँ, विदेशी संधि समझौते को करवाने के लिए भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ये शायद आर्टिकल 250 या 252 है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में बात बोली है, ये पावर दिए किसको, राज्यसभा को। और आप जानते होंगे कि राज्यसभा की पावर क्यों दी है। राज्यसभा की पावर इसलिए दी है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है, ध्यान रखना, संसद के 2 सदन होते हैं और 2 सदनों में एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। जहाँ लोकसभा जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जहाँ लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेशन करती है, वहीं राज्यसभा संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए दोस्तों, अगर राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत बोला गया है कि राज्यसभा को यह शक्ति है कि वो एक प्रस्ताव ला दे, क्या ला दे, प्रस्ताव ला दे, और प्रस्ताव विशेष मेजोरिटी से लाए। राज्यसभा के 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव को पारित करें और उस प्रस्ताव के माध्यम से राज्यसभा बोल दे कि राज्य सूची का कोई विषय क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है, क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है, या नेशनल इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है, संसद भी उस विषय पर कानून बना सकती है। सबसे पहले राज्यसभा एक विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित करके उस विषय को जस्टिफाई कर देगी कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा उस विषय पर कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा बस सिर्फ बोलेगी ये कर सकती है, उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर उस पर कानून बनाएंगे। इसके अलावा एक है जब 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल, मान लो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ है, 3 राज्यों की विधानमंडलों ने बोला कि हमारी ये राज्य सूची के विषय, इस पर संसद कानून बनाए, तो ऐसी स्थिति में संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। परंतु ये कानून जिन राज्यों ने डिमांड की है वहीं पर भी लागू होगा, अन्य राज्यों में लागू नहीं होगा। ठीक है ना। तो इन 5 परिस्थितियों में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो पहली सूची हो गई संघ सूची, दूसरी हो गई राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। दोस्तों, समवर्ती सूची हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिरकार संविधान में समवर्ती सूची को क्यों जोड़ा गया? तो समवर्ती सूची में सामान्यतः ऐसे विषय हैं जो राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो पूरे राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे विषयों पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है, तो संसद भी कानून बना सकती है। उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है, जैसे एजुकेशन है, शिक्षा है। जैसे आप बात करेंगे, ऐसे आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात करी होगी, ये है। शुरू में इसमें देखे जाए तो पहले इसमें शुरू में इसमें 47 विषय थे, बाद में इनको 52 विषय कर दिया गया है, और ये सारी घटनाएं 42वें संविधान संशोधन के दौरान हुई थी। तो समवर्ती सूची में राज्य विधानसभाएं और संसद दोनों कानून बना सकती है। परंतु अब सिचुएशन जानो, यदि दोनों के कानून एक विषय को लेकर, मान लो शिक्षा को लेकर के किसी राज्य ने भी कानून बनाया और भारत संसद ने भी कानून बनाया, और उस विषय को लेकर के दोनों में क्या हो गया, कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसी स्थिति में किस कानून को वरीयता दी जाएगी? तो सामान्यतः ऐसी स्थिति में संसदीय कानून को वरीयता दी जाएगी। संसद द्वारा बनाए गए कानून है उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ तक समझना। लेकिन दोस्तों अभी तक आप एक इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि यदि कोई विषय जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, या तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, या कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, किसी राज्य विधानमंडल ने कोई कानून राष्ट्रपति के पास भेजा है और वो समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ है, और उसको फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून बना दिया है, और वो विषय और वो कानून फिर संसद के उसी विषय के किसी कानून के साथ टकराट करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के उस कानून को वरीयता दी जाएगी। ध्यान रखना, सामान्यतः समवर्ती सूची में होने वाले विवादों पर संघीय कानून, संसदीय कानूनों को वरीयता दी जाती है। परंतु एक ऐसा अपवाद है
कि यदि किसी मान लो यूपी ने कोई कानून बनाया, वो संवर्ती सूची पर है और यूपी विधानमंडल ने जब कानून बनाया तो उसको अंतिम सहमति राष्ट्रपति के द्वारा दी गई। अब वो कानून इम्प्लीमेंट हो गया और वो कानून किसी संसद के किसी दूसरे कानून से टकरा गया, तो ऐसी स्थिति में वो राज्य विधानमंडल का कानून भी सुपीरियर होगा क्योंकि उसको राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई। उस कानून को फिर नल एंड वॉइड करने के लिए संसद को पुनः कानून बनाएगा ना पड़ेगा और राष्ट्रपति पुनः उस पर सहमति देगा, तब जाकर के वो कानून जो राज्य विधानमंडल का कानून उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। तो ये अब बात आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लेना इस वीडियो को अगर नहीं आए तो, और नहीं आए बिल्कुल भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसको लेकर के अच्छे से आपको समझा दूँगा। तो ये है संघ और संघीय सूची। तो दोस्तों पहले मैंने देखो आप इतनी सी बात हो रही है, हम संघीय सूची की बात कर दी। इसके अलावा एक सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में सामान्यतः उन विषयों को शामिल किया जाता है जो इनमें शामिल नहीं है, और इसलिए वर्तमान में इनका अवशिष्ट सूची का जो भार है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो विषय शामिल किए गए थे बहुत पुराने टाइम पर 1950 के समय टाइम शामिल किए गए थे, और 1950 के समय बहुत सारे विषय जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में 1950 में नहीं थे, ई कॉमर्स है 1950 में नहीं थे, तो ऐसे विषय अब किस सूची में रखे जाएं, तो ज़्यादातर वो विषय अपशिष्ट सूची में रखे जाते हैं, और अपशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति एकमात्र किसके पास है, संसद के पास। ठीक है ना। तो इस आधार पर 7वीं अनुसूची का क्या मुद्दा है आप समझ गए होंगे, और 7वीं अनुसूची को लेकर के ये पहले तो ये लिख लेना आपको कि 7वीं अनुसूची क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। दूसरा यह है कि 7वीं अनुसूची के बारे में संवैधानिक स्थिति क्या है। तो 7वीं अनुसूची के बारे में अगर संवैधानिक स्थिति देखें तो एक तो है अनुच्छेद आर्टिकल कितना है 246। तो 246 में दिया गया है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के विभाजन यानी कि शक्तियों का विभाजन, उत्तरदायित्वों का विभाजन किया गया है, और किसके बीच में किया गया है आपको पता होना चाहिए, संघ एवं राज्य के बीच में। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्यों किया जाता है विभाजन, संघीय व्यवस्था, क्योंकि संघीय व्यवस्था की पहली विशेषता है कि उसमें संघ और उसकी इकाइयों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन होता है। और कौन कौन सी मैंने बताई थी, 3 सूची, 1 2 3। इसके अलावा दूसरा ये आपको पता है कि किस किस पे कौन कानून बना सकती हो, मैंने बता दिया, ये डाउट मैंने बता दिया। हाँ, अनुच्छेद 248 में बात लिखी हुई है कि अपशिष्ट जो विषय है या अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है ना, ये चीज़ आपने देखी होगी। तो अभी तक हमने ये समझा है कि आखिरकार 7वीं अनुसूची क्या है, इसको संविधान में क्यों लाया गया था। ठीक है, वो तो आपको पता है कि क्यों लाया गया था, क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था अपनाई थी, क्योंकि हम विषयों को स्पष्टता करना चाहते थे। विषयों को स्पष्टता इसलिए कि जब हमने संघीय विषय अपनाया था तो राज्य किस विषय पर कानून बना सकते हैं, संसद किस विषय पर कानून बना सकती है, ये लिखित रूप में स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। इसके लिए 7वीं अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा सब अगला क्वेश्चन ये जाता है कि 7वीं अनुसूची का विकास यदि हम देखें, क्योंकि हमारा पूरा संविधान है वो विकास के दौर से गुजरा है, तो 7वीं अनुसूची के इस विकास को हम अच्छे से देख लें। तो इसके फिर नोट्स बनाना ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नोट्स बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि 7वीं अनुसूची क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कलेक्ट करनी है। इन्फॉर्मेशन अनुच्छेद आपको यहाँ से कलेक्ट करने। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपकी करंट भी क्लियर हो जाएगी, और आपका वो बेसिक एस्थेटिक पार्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा, और 7वीं अनुसूची से आने वाला हर क्वेश्चन के उत्तर देने में आप पूरी तरह सक्षम पाएंगे अपने आप। दोस्तों ये नोट्स उसके लिए थोड़े बड़े बनेंगे जिन्होंने पहले टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिन्होंने इसके पहले नोट्स बना रखे हैं, उसको तो सिर्फ ये लाइन लिख के अपना कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, या कोई ऐसा पार्ट जो उसने पहले से नोट्स तो बना रखे हैं लेकिन उसको लिख नहीं रखा, तो वो उसमें से नोट डाउन कर लेगा, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने इतना टाइम उसके लिए लगाया जो बिल्कुल कुछ इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते। इसके बाद एक प्री का फैक्ट आपके ये बनेगा कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये देख लेना 8061 का जो भारत परिषद एक्ट आया था उसके अंतर्गत सबसे पहले प्रांतीय विधान परिषदों के लिए विषयों का प्रावधान किया गया था, यानी प्रांतीय विधानसभा जैसे अपने राज्य ऐसे। इसके अलावा 1882 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी, जैसे अपने लोकल गवर्नमेंट के लिए भी दे रखी है, तो उनके लिए 1909 के अधिनियम में पहली बार प्रांतीय परिषदों को और अधिकार दिए गए, यानी कि अधिकार मतलब और विषय और दी गई, तो वहाँ भी ये सूची आई। और उसके बाद 1919 में तो स्पष्ट रूप से सूची आ गई थी, क्योंकि 1909 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषय है उनका स्पष्ट विभाजन करना चालू कर दिया। और 1935 में आपको पता है संघीय व्यवस्था अपनाई गई थी, तो वहाँ तो ये अनुसूची पक्की आई, और इसमें 3 सूची आई। इसमें एक आई यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट।
इस तरीके से इसका विकास हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए ताकि आप प्री के सवालों को डेवलप कर सकें। इसके बाद आखिरकार आता है जो करंट का मुद्दा रहा है, ये फिर नोट डाउन करना है, क्योंकि यदि आपने स्टैटिक पढ़ा है तो सामान्यतः वहाँ ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो अब आपको पढ़ना है कि आखिरकार 7वीं अनुसूची का औचित्य क्या है। ये आपने पढ़ा होगा पहले से डेफिनेटली कि 7वीं अनुसूची क्यों लाई गई, तो उसका रीज़न मैंने वैसे बता दिया कि एक तो राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। एकता अखंडता कैसे कि देखो, अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है उसको तो संसद कानून बनाएगी, और यदि कोई मुख्य रूप से कोई ऐसा विषय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से जुड़ा है तो भी संसद कानून बनाएगी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो विषय आएगा वो मुख्य रूप से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यानी कि एक तो इसको क्यों लाया गया, मैंने हालांकि आपको कारण पहले बता दिया, पर और स्पष्ट रूप से इसमें लिखे हुए हैं एकता एवं अखंडता। जैसे मान लें हमारे पास कोई अनुसूची नहीं होती तो ऐसी स्थिति में स्पष्टता नहीं होती कि किस विषय पर कौन से कानून बनाए। अनुसूची होने की वजह से हमने स्पष्ट कर दी कि एकता और अखंडता से जुड़े हुए विषयों पर कानून कौन बनाएगा, संसद। ठीक है, तो इसलिए इसको लाया गया था। दूसरा उत्तरदायी शासन के लिए, जैसे उत्तरदायी मतलब कि राज्यों का क्या उत्तरदायित्व होगा, संघ का क्या उत्तरदायित्व होगा, और दोनों का मिलकर के क्या उत्तरदायित्व होगा, तो वो हमने अनुसूची 7 में लिख दिया है। तीसरा संतुलित विकास, संतुलित आर्थिक विकास के लिए कैसे, संतुलित आर्थिक विकास के लिए कैसे, देखो मैं जितना समझता था, देखो ऐसे टॉपिक लिखा और आपको खुद को पता होना चाहिए, खुद समझ होना चाहिए कि संतुलित आर्थिक विकास यानी कि देखो विकास दो तरीका है, एक तो राष्ट्रीय स्तर का विकास और एक राज्य के स्तर का या लोकल विकास। तो ये पूरा हो गया कि हमारा विकास राष्ट्रीय स्तर का भी हो और राज्य स्तर का भी हो, और इसलिए क्योंकि अगर क्षेत्रीय विकास करना है तो उसको केंद्र सरकार बैठ के विकसित नहीं कर पाएगी, उसके लिए हमें राज्य सरकार को भी शक्ति देनी पड़ेगी। तो ये शक्ति कौन सी दी जानी चाहिए, ये बात भी 7वीं अनुसूची में लिखी हुई है। ठीक है ना। इसके अलावा विविधता को बढ़ाने के लिए, विविधता कैसे, जैसे आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनकी स्थिति अलग है, साउथ के स्टेट है उनकी स्थिति अलग है, और नॉर्थ के स्टेट है उनकी स्थिति अलग है। अगर पूरे भारत के लिए अगर संसद ही कानून बनाती हर विषय पर तो जरूरी वो सबकी विविधता को समाप्त कर सकती थी, क्योंकि उसमें सामान्यतः मेजोरिटी को आधार बना करके कानून बनाए जाते। परंतु हमने 7वीं अनुसूची अपनाई और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अलग विषय रख दिए, वहाँ के राज्यों को भी शक्तियाँ दिए कि भाई आप अपने लेवल पर कानून बनाओ। इस आधार पर उन राज्यों को सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रदान करिए। क्या प्रदान करिए, ये कीवर्ड याद रखना, सांस्कृतिक स्वायत्तता। ठीक है, तो इतने पॉइंट। अब क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, इसके नोट्स ऐसे बनाने, 4-5 जो हेडिंग दी हुई है ये आपको हेडिंग लिखनी है। जो हेडिंग दी हुई है, जैसे ये हेडिंग दी हुई है भारत की एकता अखंडता, ये उत्तरदायी शासन, संतुलित आर्थिक विकास और शांति व्यवस्था, ये हेडिंग लिखनी पहले तो आपको यहाँ हेडिंग लिखनी। जैसे एक तो है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। ठीक है, ये हेडिंग लिखी। एग्जाम्पल पर आपको लिखना है, जो देखो जस्टिफिकेशन करना है। एग्जाम्पल कैसे कि यदि राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, विदेशी संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ऐसी स्थिति में हमें अपनी अखंडता की सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए इस सब विषयों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषयों का स्पष्ट विभाजन, और वो कहाँ पर है, 7वीं अनुसूची में। दूसरा संतुलित विकास के लिए, संतुलित विकास ध्यान रखना कौन सा, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय विकास, और इन दोनों में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है ना। और इसके लिए आप देख सकते हो कि जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती है उनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसके अलावा विविधता, तो विविधता में क्या किया हमने, राज्यों की स्वायत्तता के लिए, और राज्य की स्वायत्तता के लिए क्या किया है हमने, राज्य सूची दी है। ये एग्जाम्पल लिखना है इस तरीके से, ये एग्जाम्पल ये कि राज्य सूची हमने दी है, विविधता की एकता दी है। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो एक है हमारा उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन दे देंगे कि सबको हर प्रत्येक स्तर पर हमने संघीय शासन प्रणाली अपनाई है, और इसमें हमने इस प्रत्येक स्तर को क्या दिया है, जवाबदेही और उत्तरदायी बनाने के लिए सूची दी है। राज्यों को उतना दिया है, संघ सूची पे इतना दिया है, समवर्ती सूची पे इतना दिया है, ताकि इन विषयों पे अपना उत्तरदायी हो सके और उत्तरदायी होकर के कानून बना सके। तो ये पॉइंट आपको लिख करके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना है ना। ठीक है ना। इस तरीके से इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो अच्छे से। इसके अलावा बात आती है कि ये रिव्यू क्यों करना है। जो टॉपिक हमारा करंट का था वो था कि इसका रिफॉर्म क्यों करना है, रिफॉर्म करें या नहीं करें, और रिफॉर्म करें तो क्यों करें। तो रिफॉर्म करने की जो 7th शेड्यूल है उसके अंतर्गत रिफॉर्म करने की
हमारी ज़रूरत क्या है, इसको आखिरकार पुनर्विचार क्यों किया जाना चाहिए। तो इसका सबसे पहला तो ये है कि इसके जो विषय थे वो अब क्या हो चुके हैं, ज़्यादातर अप्रासंगिक हो चुके हैं। जैसे आपको पता है कि 1935 के ज़्यादातर इसमें 1935 के विषय हैं, जैसे संघ सूची में, राज्य सूची में और संमति सूची में। अब दोस्तों क्या हुआ कि अब वर्तमान में हम चल रहे हैं 2022 में, और 2022 में हमारे नए विषय आ गए, जैसे ई-कॉमर्स आ गया, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, है ना। आपने सुना होगा सोशल मीडिया का क्राइम आ गया, सोशल मीडिया का क्राइम आ गया। अब ये विषय तो 1950 के जो विषय थे उनमें शामिल थे नहीं, तो 1950 में जो 7वीं अनुसूची थी उसमें ये विषय बिल्कुल शामिल नहीं थे। इसलिए अब इन विषयों को शामिल करने के लिए हमें 7वीं अनुसूची को और चेंजेस करना होगा, इसको रिव्यू करके मॉडिफाइड करना होगा, ठीक है। अर्थात बदलते परिवेश में अपने उनको डालने के लिए आपको जरूरी है। तो लिखना है अप्रासंगिक हो गए, अर्थात इसमें बदलते परिवेश के अकॉर्डिंग नए विषय शामिल करना और एग्जाम्पल दे देना ये विषय। इसके अलावा दूसरा सेवा वितरण। सेवा वितरण कैसा है कि देखो 1950 में जब हमारा देश बना था तो उस टाइम हमने ऐसे विषयों को सेवा के रूप में शामिल किया गया जिनकी लागत कम थी, और हम सामान्यतः सेवा वितरण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हमारी राज्य की आर्थिक स्थिति ज़्यादा सक्षम नहीं थी। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि हम किस में रह रहे हैं, वर्तमान हम निजीकरण के क्षेत्र में रह रहे हैं, वैश्वीकरण के क्षेत्र में रह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में नागरिकों के लिए सेवा की गुणवत्ता होना जरूरी है। और सेवा की गुणवत्ता के लिए हमें स्पष्ट रूप से जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन करना होगा, क्योंकि सेवा की गुणवत्ता तभी हो सकती है जब उसके लिए धन मिले, और धन वर्तमान में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि कुछ विषयों को हमें मॉडिफाइड करके संघ सूची की ओर बदल देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक कारण है केंद्रीकरण। हर बार ये देखा गया कि चूंकि हमने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है और इसमें केंद्र राज्यों के बीच में बड़ी डिस्प्यूट होते हैं, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कई बार देखा गया कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ा दी गई। आपने देखा होगा कि राज्य सूची के विषय पहले 66 थे, उसको घटा करके 61 कर दिया, और 61 इसलिए किया गया क्योंकि उसमें से कुछ संघ सूची में जोड़े गए और कुछ समवर्ती सूची में जोड़े गए, और जो संघ और समवर्ती सूची में जोड़ा गया सामान्यतः उसमें केंद्र सरकार या संसद की शक्ति ज़्यादा होती है। तो चूंकि हमने केंद्रीकरण ज़्यादा कर दिया है इसलिए बोला गया कि स्पष्ट रूप से राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए हमें 7वीं अनुसूची में क्या करना होगा, रिफॉर्म करना होगा या इसको रिव्यू करना होगा। एक कारण ही हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा आगे बोला जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में संघर्ष हो रहे हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच में संघर्ष हो रहे हैं, तो हम दोबारा नए सिरे से इनको रिव्यू करके भी हम क्या कर सकते हैं कि साथ इन विवादों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हेडिंग लिखनी है आपको ताकि आपके क्वेश्चन में याद आए। जब आपके पास इतने पॉइंट होंगे और आपको पता है कि उत्तर राइटिंग में जितने ज़्यादा आप पॉइंट या हेडिंग दे पाएंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स पाएंगे। देखो जैसे एक हेडिंग दी है उसके साथ उसका एग्जाम्पल जरूर नोट डाउन कर लेना, यही आपके नोट्स है। जैसे केंद्रीकरण तो एग्जाम्पल 42 अमेंडमेंट, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको देना है सेवा वितरण तो एग्जाम्पल दे देना कि वर्तमान में निजीकरण वैश्वीकरण में हमें सेवा की डिलीवरी करनी है और केंद्र की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, राज्यों की स्थिति कमजोर है, ऐसी स्थिति में हमें राज्यों को अधिकार देने के लिए इसका रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आ गई कि 7वीं अनुसूची क्या है, क्यों इसको जोड़ा गया, क्या इसका विकास हुआ, क्यों इसमें रिफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमें रिफॉर्म करने हैं तो कैसे करेंगे, अगर इसका रिव्यू करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुझाव देना है दोस्तों कि सबसे पहले एक उच्च स्तरीय आयोग होगा, और उच्च स्तरीय आयोग क्या करेगा कि जो अनुसूची 7 है उसको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करके देखेगा कि संघ सूची में कौन से होने चाहिए, राज्य सूची में कौन से होनी चाहिए, समवर्ती सूची में कौन से होनी चाहिए, कौन से विषय राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किए जाने चाहिए, इसको रिव्यू करेगा। और रिव्यू करने के बाद फिर वो उच्च अधिकार प्राप्त, क्योंकि ध्यान रखना ये उच्च स्तरीय आयोग को अपना अधिकार पूरा प्राप्त होना चाहिए, ये निष्पक्ष होना चाहिए, और उसके बाद ये आयोग रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए कि इन विषयों को हमें इस लिस्ट के अंतर्गत शामिल करना होना चाहिए, तो शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो सुझाव में सबसे पहले आप क्या देंगे कि एक उच्च स्तरीय आयोग होना चाहिए जो क्या हो, पहली बात तो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, ठीक है, और वो उसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाए, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करें तो देखो एक सहकारी संघवाद को बनाए रखें।
दोस्तों आज मुख्य रूप से देखो विकास करना है, और विकास करना अकेला केंद्र की क्षमता नहीं है, अकेले राज्य की क्षमता नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर करेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको पता है, ऐसी स्थिति में आपको जरूरी है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए इसने स्पष्ट बोला है कि यदि हम दोबारा से इसका अगर रिवाइव करें या रिफॉर्म करें तो ऐसी स्थिति में हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि इससे सहकारी संघवाद है उसको बढ़ावा मिले। इसके अलावा सरकारी आयोग की रिपोर्टों की बात की जाए, मेरे नोट्स में आपको अगर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कि सरकारी आयोग के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया क्या है। तो सरकारी आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए थे, उनको लागू किया जाए इसमें। जैसे अब आप यहाँ नोट डाउन कर लेना कि उसने क्या क्या सुझाव दिए। तो उसने अपशिष्ट सूची और समवर्ती सूची को लेकर के सुझाव दिए। अपशिष्ट सूची में तो ये बोला गया कि कोई कर, अपशिष्ट सूची में इसमें बोला गया कि अपशिष्ट सूची में अगर कोई विषय है जो टैक्स से जुड़ा हुआ है उसको केवल अपशिष्ट सूची में रहने दें, बाकी अन्य विषयों को क्या करना चाहिए, हमें समवर्ती सूची में स्थानांतरण करना चाहिए। ये बोला है कि जो संघ कर से संबंधित जो अपशिष्ट सूचियाँ है उनको केवल संघ सरकार की सूची में छोड़ देना चाहिए, बाकी अन्य सभी सूचियों को समवर्ती सूची में शामिल कर देना चाहिए। ये बात बोली थी सरकारी आयोग ने, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सुझाव हमारा ये होना चाहिए कि इसकी जब अगर यदि हम इसकी दोबारा से अगर रिफॉर्म करेंगे या हम सुधार करें तो हमें इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कैसी? बीच बीच में, क्योंकि समीक्षा इसलिए की जानी चाहिए कि क्या हम पुरानी कि कौन सी विषय हमें हटाना चाहिए, कौन सी विषय हमें नहीं शामिल करनी चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट ये तरीका है कि हमें समय समय पर इसकी क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। और इसके अलावा एक पुंछी आयोग ने भी 2010 में अपनी रिपोर्ट दी और उसने ये बोला कि केंद्र सरकार केवल या संघ सरकार या संसद केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाए जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के हैं, बाकी अन्य सभी विषय उसे राज्यों के लिए छोड़ देने चाहिए। तो ये आपने देखा होगा कि इसमें क्या रिफॉर्म करना चाहिए क्या नहीं। इसके अलावा ये सातवीं अनुसूची में संशोधन किस तरीके से होते हैं ये भी आपको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों सातवीं अनुसूची में संशोधन है, उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से दी गई है कि संविधान में सातवीं अनुसूची में संशोधन कैसे हो गए। इसमें संशोधन मुख्य रूप से विशेष बहुमत के माध्यम से किया जाता है। और विशेष बहुमत क्या होता है? बहुमत 5-6 प्रकार के होते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप बहुमतों को अच्छे से समझ जाएं और एग्जाम हॉल में बिल्कुल डाउट नहीं हो, इसलिए इसको अभी छोड़ देना। लेकिन इस तरीके से संसद आपको किस तरीके से इसमें संशोधन कर सकती है, तो वो ये कि इनमें मुख्य रूप से सातवीं अनुसूची में किसी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाएगा और ऐसा संशोधन करते टाइम संसद को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दो सिद्धांत चलते हैं सातवीं अनुसूची को लेकर के। जैसे एक है तत्व एवं सार का सिद्धांत और एक है क्षमता का सिद्धांत। इन दोनों के सिद्धांतों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो तत्व और सार का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, मान लें इनमें कोई विषय ऐसे रहे, जैसे ऐसा कोई विषय है जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से तो मान लो संघ सूची में आ रहा है, लेकिन उस विषय पर बनाया गया कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ये बनाया गया कानून अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सूची के विषय को भी प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में संसद संघ सूची के उस विषय पर उस तरीके से कानून नहीं बनाएगी कि वो राज्य सूची के कानून को भी प्रभावित करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इसका उदाहरण यह है कि जैसे मान लें अगर बैंकिंग किस सूची के अंतर्गत आता है? ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन बैंकिंग कानून बनाते समय यदि संसद कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन जो सहकारी समिति है, इन सहकारी समितियों को लेकर के दोस्तों बैंकिंग है, बैंकिंग का कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है क्योंकि वो संघ सूची का विषय है। लेकिन यदि बैंकिंग के दौरान संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे इनडायरेक्ट रूप से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इफेक्ट होती है और चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ऐसी स्थिति में राज्य सूची का विषय उससे इफेक्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया कि जब भी कोई कानून किसी विषय पर बनाया जाए तो उस विषय के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव को भी हम देखेंगे, उसके भाव को भी देखेंगे कि इसका ये कोई ऐसा तर्क तो नहीं निकल के आ रहा जो किसी राज्य सूची के विषय या अन्य विषयों को आपस में प्रभावित करता हो। जैसे राज्य विधानमंडल कानून बना रही है तो राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रही किसी विषय पर जो इनडायरेक्ट रूप से किसी संसद की सूची को डिफेक्ट करता हो, तो उसके लिए संसद इस सिद्धांत का यूज करती है।
इसी के जैसे इसी का सिद्धांत है कि कलरफुल, इसमें छद्मता का सिद्धांत ये है कि जैसे ऊपर से तो कोई कानून ऊपर से तो देखे कि जिस सूची पर बनाया गया उसी से रिलेटेड है, लेकिन उसका इफेक्ट है कहीं ना कहीं दूसरे विषय को भी प्रभावित करता है, तो उसे बोलते हैं हम छद्मता का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत हैं जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट इनको यूज करता है। कब करता है? जब संघ सूची और राज्य सूची के विषय को लेकर पे राज्य और संघ में जब डिस्प्यूट होता है और किसी कानून को लेकर के उनमें टकराहट होती है, तब सुप्रीम कोर्ट इन दो सिद्धांतों को अनुपालन करते हुए देखता है कि किस चीज़ का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, कोई किसी विषय को आपस में उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों इतना बड़ा ये टॉपिक था, क्योंकि इसमें इतना टाइम इसलिए लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें से जो चीज़ आपको, जैसे ये सिद्धांत है तो इन सिद्धांतों के बारे में ये लिख लेना, इसके बाद इसमें ये लिख लेना कि ये कब कब दिए गए थे। इसी प्रकार सिद्धांत के बारे में लिख लेना कि ये सिद्धांत कब दिया गया था और किस बाद में दिया गया था। ये इनकी हेडिंग लिखनी है आपको, और हेडिंग लिखने के बाद दोस्तों इनके कुछ एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करने हैं, तब जाके आपका नोट्स अच्छे से तैयार होंगे। इस तरीके से आपको नोट्स इसके बनाने। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अच्छे से समझाना था। मैंने अपनी कोशिश पूरी की। यदि इसके बावजूद यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप उस टॉपिक को, उस बिंदु को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स ओपन रखा गया है। आपके पूछे गए हर क्वेश्चन का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारी अंतिम कोशिश है कि आपको उत्तर के माध्यम से संतुष्ट किया जाए। और दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको नोट्स बनाने में डिपेंडेंट बनाना है, ताकि आपको हर बार किसी और के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि दोस्तों ये तो फाइनल है, ये मैंने खुद ने अपनी यूपीएससी की सक्सेस में, या मैंने जितनी भी एग्जाम की सफलता पाई है उसमें मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की है कि यदि आपने आपके नोट्सों से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करी तो आपको कोई सफलता, मतलब कोई असफलता नहीं मिलेगी, आपको हर पॉइंट में सफलता मिलेगी। हर एग्जाम को आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वो किस तरीके से बनाया जाना चाहिए उसके लिए ही हम आपकी हेल्प करें। इससे रिलेटेड आपको हमने एनसीईआरटी के बारे में बताया था, इससे पहले हम ऐसे में बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड और एम्पावर बनाना, ताकि आप अपनी पढ़ाई खुद कर सकें और घर बैठे कर सकें, आपको कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी उद्देश्य से हमारा ये चैनल आपकी सेवा में हाजिर है, और हमें आशा है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। यदि किसी भी प्रकार कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।